स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज लेक्चर आगे कंटिन्यू कर रहा हूं करंट का ही। चैप्टर वही है आपका करंट, याद रखना। तो आज के लेक्चर में मैं जो आगे बढ़ रहा हूं जिस टॉपिक के साथ, वो टॉपिक है ओम्स लॉ। सिंपल टॉपिक। आपसे कोई पूछता हो कि भाई बताएं ओम्स लॉ क्या है, तो ओम्स लॉ बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना एक कंडक्टर के दोनों एंड के बीच। हम जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं, वो वोल्टेज उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। व्हेन वी अप्लाई सम वोल्टेज, देन that voltage or that potential difference applied to the between the ends of conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor। हटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को R कहते हैं, and this is V is equal to I into R। बहुत सिंपल। This R is known resistance, आपको पता होगा। This R is called resistance। किसका रेजिस्टेंस? कंडक्टर का। रेजिस्टेंस क्या बताता है? किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अपोज करने की एबिलिटी, कि कोई अपोज करेगा तो किस हद तक करेगा, किस लिमिट तक करेगा, तो वो रेजिस्टेंस डिसाइड करता है कि करंट क्या अपोज करना, वो रेजिस्टेंस डिसाइड करता है। याद रखना इस पॉइंट को। उसके बाद बच्चे हम बात करेंगे, जब रेजिस्टेंस के बारे में आपने पढ़ लिया तो हर कंडक्टर का अपना अपना क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, सभी कंडक्टर का। याद रखना इस बात को। फिर क्या बताया गया कि जब V और I के बीच जब बात आ गई तो जब ग्राफ बनाएंगे हम, तो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ओम्स लॉ यही है, V प्रोपोर्शनल टू I, यानी V के साथ I का बढ़ना। तो ऐसे ग्राफ को हम कहेंगे ये ग्राफ ओमिक कंडक्टर का है, यानी उस कंडक्टर का है जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। लेकिन डायरेक्टली में ग्राफ ऐसे भी बनता है, देखो ये भी ग्राफ डायरेक्टली का है, इसमें भी देखो I के साथ V बढ़ रहा है, बट इसमें भी बढ़ रहा है और इसमें भी बढ़ रहा है, बट इसमें जो चेंज हो रहा है, याद रखना, ये बहुत कम लोग बताते हैं, यूनिफॉर्मली चेंज होना चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म रिलेशन है, याद रखना। और अगर यहां देखोगे V प्रोपोर्शनल टू I, तो यहां भी I के साथ V का बढ़ रहा है, V के साथ I बढ़ रहा है, कुछ भी बोलो, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म रिलेशन है, ये बेटा नॉन यूनिफॉर्म रिलेशन है। तो याद रखना V I के प्रोपोर्शनल होना चाहिए और वो भी यूनिफॉर्म रिलेशन होना चाहिए, तभी जाके ओम्स लॉ है। ये ओम्स लॉ नहीं है। तो सिर्फ ये बोल देना कि पोटेंशियल डिफरेंस के साथ करंट का बढ़ना ओम्स लॉ है, ऐसा नहीं। यूनिफॉर्मली भी बोला करो, बेस्ट डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो है ग्राफ तो है, बट ये नॉन ओमिक कंडक्टर का है। करंट के साथ वोल्टेज बढ़ना ये नहीं है ओम्स लॉ, यूनिफॉर्मली बढ़ना भी ओम्स लॉ है, याद रखना। लेकिन एक शर्त और है, ओम ने बताया कि ये जो लॉ फॉलो होता है V प्रोपोर्शनल टू I, ये तभी फॉलो होता है, ये उसी कंडीशन में होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो उन्होंने एक शर्त भी बता दी कि टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना भी जरूरी है, याद रखना। तो V प्रोपोर्शनल टू I बिल्कुल सही, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हटाएंगे तो R आ जाएगा, R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट याद रखना ओम, ऐसे लिखते हैं ओम। तो ये सब सारी बातें जो अभी आपने पढ़ा, दैट वाज ऑल अबाउट व्हाट? रेजिस्टेंस। All about what? Voltage and current relation. All about what? VI ग्राफ। ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो ओमिक कंडक्टर का ग्राफ ऐसे, ओम्स लॉ नहीं फॉलो करेगा तो नॉन ओमिक कंडक्टर का। ठीक है? अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। ये जो रेजिस्टेंस के बारे में मैंने अभी जानकारी दी, ध्यान रखना, ये रेजिस्टेंस के बारे में बता दूं। ये रेजिस्टेंस एक तो कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली होता है और एक क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली होता है, याद रखना। जो रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बताया, ये रेजिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली होता है और एरिया के इनवर्सली होता है, इसको याद रखना। तो जब कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, बताइए? L by A, और जब हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है R इज इक्वल टू रो L by A। ये किसके बारे में बता रहा हूं? रेजिस्टेंस के बारे में, याद रखना, रो L by A। अब बोलोगे ये रो क्या बला है सर? रो एक रेजिस्टिविटी है, रो इज रेजिस्टिविटी। किसकी रेजिस्टिविटी? कंडक्टर की। तो बोलोगे सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क क्या है? फर्क बता दो। रेजिस्टिविटी जो है
किसी भी कंडक्टर की, इट डिफाइंस प्रॉपर्टी टू अपोज द करंट, बट रेजिस्टेंस इज द फैक्टर विच डिफाइन अपोज द करंट। ये एक फैक्टर है, ये क्वांटिटी है और ये प्रॉपर्टी है दोनों का एक ही डेफिनेशन, दोनों करंट के अपोज की प्रॉपर्टी को ही डिफाइन करता है, रेजिस्टिविटी। और जरा सुन लो, ये किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। रेजिस्टिविटी के बारे में अगर मैं यूनिट बताऊं तो ओम मीटर होगा। बोलो कैसे ओम मीटर होगा, सोचो खुद से। इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा, इधर ले जाए इसका ओम, तो ये क्या बचेगा, ओम मीटर। मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू ओम, उधर जाके ओम मीटर। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और इसकी रेजिस्टिविटी की ओम मीटर। याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना बेटा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस वो डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड्स ऑन, देखो आप, लेंथ, ध्यान रखना, डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे और टेम्परेचर पे। बट अगर हम बात करें किसकी, रेजिस्टेंस की नहीं, रेजिस्टिविटी की, तो ये जो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, ध्यान रखना, नेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है, एंड टेम्परेचर। यानी रेजिस्टिविटी का लेंथ और एरिया से कोई लेना देना नहीं है। कंडक्टर के, बड़ा कंडक्टर हो, छोटा कंडक्टर हो, बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया हो, छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया हो, रेजिस्टिविटी को कोई मतलब ही नहीं है। अगर नेचर सेम है, मानो दोनों कॉपर का बना है, दोनों एल्यूमिनियम का बना है, तो रेजिस्टिविटी सेम होगी। और टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही करता है, चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे रेजिस्टिविटी हो। रेजिस्टेंस शेप पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे। रेजिस्टिविटी का शेप से कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। चाहे कैसा भी कंडक्टर हो, अगर नेचर सेम है, एक मटेरियल का बना हुआ है, तो रेजिस्टिविटी सेम होगी। डजंट मैटर कि वो किस शेप का है, किस साइज का है। हाँ, रेजिस्टेंस बदलेगा क्योंकि वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट आप बोर्ड पे देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां तक करा दिया मैंने। अब मैं यहां से प्रूफ करा रहा हूं। किसका प्रूफ, ओम्स लॉ का प्रूफ। 2 मिनट लगना है। देखो मैंने क्या पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद कीजिए, I इज इक्वल टू ANEVD, राइट। ANE, ड्रिफ्ट को खोल दो, EE बाई M इंटू टाउ, खोल दिया, जो फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट का। उसके बाद ANE इंटू EE स्क्वायर, टाउ बाई M, इंटेंसिटी को अलग से लिख दिया V बाई L। सभी जानते हैं E का पैटर्न dV बाई dr के हिसाब से V बाई L होता है ना, dV बाई dr के हिसाब से हो गया V बाई L। L वही लेंथ ऑफ कंडक्टर, V बाई डिस्टेंस के हिसाब से V बाई L। V को इधर ही छोड़ दो, बाकी सबको इधर शिफ्ट कर दो, तो I के साथ क्या चिपक जाएगा, ML और ANE स्क्वायर टाउ। अब देखो सोच के जवाब देना, इलेक्ट्रॉन का मास कभी बदल नहीं सकता। एक कंडक्टर में चाहे हजारों इलेक्ट्रॉन हो, करोड़ों हो, सबका मास सेम। कंडक्टर की लंबाई अपने आप, तो मैजिक तो होगा नहीं कि भूत आ गया बढ़ने लगा, नहीं। क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स, नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन में पर यूनिट वॉल्यूम कहीं पर भी देखोगे यूनिट वॉल्यूम में उतना ही मिलेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बदल नहीं सकता। रही बात टाउ की, रिलैक्सेशन टाइम की, मैंने क्या कहा, रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, पिछली क्लास याद करो, टेम्परेचर पे। और यहां टेम्परेचर भी अगर फिक्स कर दोगे तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, यानी कि पूरा का पूरा कांस्टेंट, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I, यानी जैसे ये कांस्टेंट हटेगा तो V प्रोपोर्शनल टू I। प्रूफ हो गया। तो सोचो अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखते तो ये प्रूफ ही नहीं हो पाता। अगर टेम्परेचर वेरिएबल होता तो टाउ वेरिएबल होता, तो जब टाउ वेरिएबल होता तो ये कैसे गायब होता, कैसे प्रोपोर्शनल आता, कांस्टेंट मान ही नहीं सकते थे आप। इसीलिए कहते हैं कि टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना जरूरी है ओम्स लॉ के केस में। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, इट मींस यू आर नॉट डिफाइनिंग ओम्स लॉ, याद रखना। देखो लिखा तो है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो टाउ भी क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। दैट वाज द पॉइंट। अब मैं आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ने के बाद एक बात बताओ, इस डेरिवेशन में ये कांस्टेंट आया और कांस्टेंट होता क्या है, कांस्टेंट का मतलब रेजिस्टेंस। अरे यार V इक्वल टू I इंटू R, देखो ना जो कांस्टेंट होता है ओम्स लॉ में वो क्या रेजिस्टेंस ही होता है, रेजिस्टेंस ही तो होता है। यानी डेरिवेशन के हिसाब से ML बाई ANE स्क्वायर टाउ को हम
कांस्टेंट यानी कि रेजिस्टेंस मान लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस वही होता है। तो रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले हो गए, 10th में जो पढ़ते आ रहे थे वो ये था, और 12th में नया फॉर्मूला आपने पढ़ा रेजिस्टेंस का, ml अपॉन ane स्क्वायर टाउ, क्योंकि ये जो कांस्टेंट होता है ये रेजिस्टेंस ही तो होता है। तो एक और नया फॉर्मूला मिल गया है रेजिस्टेंस का, ml अपॉन ane स्क्वायर इंटू टाउ। यस, अब रेजिस्टेंस का पुराना फॉर्मूला रो एल बाई ए, और एक नया फॉर्मूला जो अभी प्रूफ के दौरान मिला है ये वाला, वो दोनों को कर दो इक्वेट, ये यहां से एल बाई ए, यहां से एल बाई ए गायब, बचा रो, रो का बच गया m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। लीजिए, एक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी दे दिया मैंने, जो रेजिस्टिविटी नेचर और कंडक्टर के टेंपरेचर पे डिपेंड करती थी, उसका फॉर्मूला भी आ गया। सब याद रखना है, m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। हो गया है तक, रेजिस्टेंस का नया फॉर्मूला मिला अभी आपको, और उससे रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला मिला। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या करता है? करंट के फ्लो का अपोज करता है। रेजिस्टेंस टेंपरेचर पे, रेजिस्टेंस शेप पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ नेचर ऑफ कंडक्टर और टेंपरेचर पे, यहां शेप से कोई लेना देना नहीं है। रेजिस्टेंस का नया फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपके सामने है, याद रखना। फिर एक टॉपिक, छोटे मोटे टॉपिक है, कंडक्टेंस। ये रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, जी से इंडिकेट करते हैं। यूनिट भी उल्टी होगी, उसकी यूनिट क्या थी? ओम, तो इसकी होगी ओम इनवर्स। बस रेजिस्टिविटी की उल्टी कंडक्टिविटी, उसको रो से, इसे सिग्मा से। यूनिट उसका ओम मीटर था, याद करो मैंने बताया था, उसकी यूनिट क्या थी बताओ? ओम मीटर, तो इसकी होगी ओम मीटर इनवर्स। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस डिफाइन करता है फ्लो के सपोर्ट को, कि अगर एक अच्छा कंडक्टर है तो उसका कंडक्टेंस ज्यादा होना चाहिए, बहुत इजीली फ्लो होना चाहिए, और रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। A good conductor should have low resistance, high conductance. Conductance defines the property to flow the current, but resistance defines the property to oppose the current. ये difference है। तो resistance का उल्टा conductance और resistivity का उल्टा conductivity, याद रखना, ये inverse value होती है। ठीक है, ये सब पॉइंट क्लियर हो गया। अब बच्चे, जब इतने सारे आपने पॉइंट पढ़ लिए, जब ये सब आप जान गए, सारे छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखना, लेकिन बेटा भूलना नहीं, बहुत फॉर्मूले हैं छोटे छोटे। अब इसी में एक छोटा सा रिलेशन आता है, छोटा सा एक टॉपिक आता है, ध्यान देना। कल की जब मैं क्लास ले रहा था, आप याद करो कल वाली क्लास, तो कल वाली क्लास में बेटा मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, वो टॉपिक था करंट डेंसिटी। याद करो, लास्ट वाले लेक्चर में, लास्ट वाली क्लास में, लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक था करंट डेंसिटी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक कभी कभी एक छोटा मोटा क्वेश्चन सा आ जाता है, जरा ध्यान रखिएगा कि रिलेशन बिटवीन, देखना, करंट डेंसिटी जे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, एंड कंडक्टिविटी, इन तीनों के बीच रिलेशन बताइए। एनसीईआरटी में भी छोटा सा है और आ सकता है और आता भी है, तो अब आपको मैं यही बताने जा रहा हूं, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। चलो ध्यान से जवाब देना। वी नो, क्या करंट डेंसिटी के बारे में क्या पढ़ाया था मैंने? इट इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। लास्ट लेक्चर याद कीजिए। आई को खोल दो अब, ANEVD अपॉन ए काट दो, J इज इक्वल टू NEVD हो गया, J इज इक्वल टू NEVD को खोल दो, EE बाई M इंटू टाउ। ड्रिफ्ट को खोल दिया, देखते जाओ, अच्छे से देखते जाओ, ठीक है। J इज इक्वल टू एन ई इंटू ई स्क्वायर टाउ बाई एम, और अलग से ई छोड़ दो। सबको अरेंज कर दिया, और अभी 2 मिनट नहीं हुआ है, 2 मिनट, थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देखना, 2 मिनट नहीं हुआ है, मैंने अभी पढ़ाया था। क्या क्या होता है फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का? एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। देखो अभी जाकर, तो ये उस हिसाब से E अपॉन रो है। देखो
होता ये है, या रहा है उल्टा, तो यानी ई अपॉन रो, ई अपॉन रेजिस्टिविटी, और 1 अपॉन रेजिस्टिविटी क्या होता है बेटा बताओ, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, तो J इक्वल टू E इंटू सिग्मा। ये रिलेशन तीनों में आ चुका है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, राइट? ये रेजिस्टिविटी आ ही चुका था, इसका उल्टा है, यानी ये E अपॉन रो है और 1 अपॉन रो सिग्मा, इन तीनों में रिलेशन। ऐसे ही फॉर्मूला चेक करने के लिए पेपर में आता है कि आपको याद है कि नहीं याद है, एक रिलेशन देता है, एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक आप देख रहे हो, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, छोटे टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से पढ़ना। अब बच्चे, अब आपसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो जब आपने पढ़ लिया रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी वगैरह वगैरह सब पढ़ लिया, सब कुछ आपने ध्यान से देख लिया, एक एक चीज समझ लिया, तो अब एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, देखना। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो कंडक्टर की लंबाई, कंडक्टर की लेंथ मान लो n टाइम्स बदल जाती है। आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ n टाइम्स हो जाती है, मतलब बदल गई n टाइम्स, ठीक है? तो एरिया फिर उस हिसाब से कितना टाइम्स बदल जाएगा, ये तो एरिया हो जाएगा 1 अपॉन n टाइम्स, क्योंकि लेंथ बढ़ाओगे ना, जितनी वायर को खींचोगे, मान लो पतली करोगे, लेंथ जितना बढ़ाओगे क्रॉस सेक्शन एरिया उतना कम होता जाएगा। तो ये मैं रखना मैथ्स का रूल है, जितना टाइम्स लेंथ बढ़ता है उसका उल्टा टाइम्स एरिया बढ़ता है। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए, तो ये बढ़ा n टाइम्स और ये बढ़ा 1 बाई n टाइम्स, तो ये n ऊपर चला गया, तो रेजिस्टेंस सीधे बढ़ गया बेटा n स्क्वायर टाइम्स, याद रखिएगा। तो अगर लेंथ n टाइम्स बढ़ेगा तो एरिया उसका उल्टा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस जितना भी लेंथ में चेंज आया है n, उसी का स्क्वायर टाइम्स। मानिए कि लेंथ अगर डबल 2 टाइम्स तो ये 4 टाइम्स, लेंथ अगर हाफ तो ये 1/4। जो नंबर चेंज लेंथ में आएगा उसी का स्क्वायर किस में आएगा, रेजिस्टेंस में आएगा, याद रखना इस बात को, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत आते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल कराना चाहता हूं, इफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर becomes increases by, कोई परसेंट दे दूंगा मैं, चलो 25%। अगर लेंथ कंडक्टर का 25% बढ़ गया, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। तो बताओ इसके रेजिस्टेंस में क्या परसेंटेज चेंज आया, क्या परसेंटेज बदलाव आया। बहुत सिंपल है, एक बात सुनिएगा, सॉल्यूशन आराम से देखिएगा बेटा। L फाइनल, L इनिशियल प्लस L इनिशियल का कितना परसेंट, 25%। अरे I4 इनिशियल हुआ बेटा, F4 फाइनल, मतलब कि जो फाइनल लंबाई है वो इनिशियल से 25% ज्यादा, यानी इनिशियल का 25% और, ध्यान देना। तो इस हिसाब से L फाइनल सॉल्व करोगे 1/4, तो 5/4 टाइम्स ऑफ L इनिशियल। चलो मिल गया कि सर अगर 25% लंबाई बढ़ाओगे तो फाइनल लंबाई इनिशियल की 5/4 टाइम्स हो जाएगी, यानी n आ गया इसका 5/4, लेंथ हो गया 5/4 टाइम्स। और अभी मैंने क्या ट्रिक बताया, जो नंबर लेंथ में आएगा उसी का स्क्वायर नंबर रेजिस्टेंस में आएगा। अभी आपके सामने ये कॉन्सेप्ट गया है, तो क्या लिखोगे बच्चे, अब आप खुद से बताओ क्या लिख दोगे। सो व्हाट यू कैन राइट, सो रेजिस्टेंस फाइनल क्या हो जाएगा, जो नंबर लेंथ में है, जो नंबर लेंथ में होता है उसी का स्क्वायर रेजिस्टेंस में आता है, तो कितना आ जाएगा बताना, 5/4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। इसका मतलब फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 25/16 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। लीजिए आ गया कि रेजिस्टेंस विल बिकम 25/16 टाइम्स, हो गया। लेकिन परसेंटेज पूछा है, कोई बात नहीं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं किसी चीज का परसेंटेज चेंज, छोटा बच्चा भी जानता होगा कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। निकाल दो अब, फाइनल 25/16
-1 इंटू 100 हो जाएगा। बोलोगे ये कैसे आया? अरे बिल्कुल आएगा भाई, ये फाइन की वैल्यू यहां रखो ना, रखो। तो यहां भी आर इनिशियल कॉमन लेके कट जाएगा, सिर्फ नंबर बच जाएगा। अब नंबर सॉल्व कर लो, कितना आ गया? 9/16 इंटू 100। कोई भी आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स 55% या 54%, जो भी आए सॉल्व कर देना। ठीक है, ये सवाल आता है, बहुत अच्छा सवाल था। ट्रिक याद रखना, जो नंबर लेंथ में आएगा उसी का स्क्वायर नंबर रेजिस्टेंस में आएगा, बस ट्रिक। एक एग्जांपल और, सब एग्जाम में आ चुके हैं। इफ रेडियस ऑफ कंडक्टर, एक कंडक्टर है भाई, एक कंडक्टर है आपके पास, वो कंडक्टर सिलिंड्रिकल शेप में या किसी भी शेप में है, उसका रेडियस देखा। इफ रेडियस ऑफ कंडक्टर becomes double, then find, फिर वही सवाल, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। देखो फिर वही सवाल है, उसी तरह का सवाल है, लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। अब रेडियस अगर डबल हो जाए, रेडियस में रिलेशन है तो देखना सॉल्यूशन। बेटा रेडियस इनिशियल का डबल, देखो ध्यान से। तो अब रेडियस से पहले एरिया की जानकारी लो, तो एरिया विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल एरिया। कैसे? बिकॉज एवरीबॉडी नोज, क्योंकि एरिया हमेशा चाहे सर्कल हो या स्क्वायर या कोई भी शेप का हो, सिलिंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली होता है। सर्कल का पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो रेडियस में जो नंबर बदलाव किया है आपने डबल, तो एरिया में इसका स्क्वायर यानी 4 टाइम्स। देखो ध्यान से सुनना। और अभी मैंने क्या बताया बेटा कि जो एरिया में बदलाव आता है उसका उल्टा बदलाव, उल्टा चेंज, रिवर्स चेंज किस में आता है? लेंथ में आता है। अभी देखा ना, जो लेंथ में उसका उल्टा एरिया में आएगा। तो अगर ये 4 टाइम्स तो लेंथ होगा 1/4 टाइम्स। फिर सीख गए अब आप। और लेंथ में जो नंबर आया उसी का स्क्वायर नंबर रेजिस्टेंस में आएगा। सो व्हाट यू कैन से कि रेजिस्टेंस विल बिकम व्हाट? 1/4 स्क्वायर टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, यानी हो गया आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल बाय 16। रेजिस्टेंस विल बिकम 1/16 टाइम्स। कैसे कैसे हुआ? रेडियस से पहले एरिया की जानकारी जुटाई, एरिया का जो नंबर आया उसका उल्टा लेंथ में चले गए, और जो लेंथ का नंबर होता है जैसे 1/4 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस 1/4 का स्क्वायर। अभी आपने देखा था। तो लेंथ का नंबर ढूंढ लो, रेजिस्टेंस का नंबर आ जाएगा। कितना मल्टीपल आया? परसेंटेज चेंज तो आपको निकाल दो, अभी तो मैंने समझाया है। अब मैं कितना बताऊं एक ही बात। परसेंटेज चेंज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 सॉल्व कर देना, यू विल गेट अगेन सेम ऐसी आंसर आ जाएगा। रखो और आंसर आ जाएगा, कुछ परसेंटेज आ जाएगा। तो ये जो आपने सवाल देखे बच्चे, ये सवाल किस पे थे? ये दोनों सवाल थे रेजिस्टेंस के चेंज पे। अगर आपको दे देगा हाँ जी कि एरिया में इतना चेंज हुआ, लेंथ में इतना चेंज हुआ, तो आप बताएं रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा। आप देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आते हैं, याद रखना। अब बच्चे जब आपने इतना पढ़ लिया है रेजिस्टेंस के बारे में, इसके बारे में, तो ध्यान रखना एक टॉपिक में बताना चाहूंगा। देखिएगा एक टॉपिक में क्या बताना चाहता हूं, जरा सुनो कि ओम्स लॉ जो भी आपने पढ़ा था अभी 2 मिनट पहले, कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज जितना कंडक्टर का बढ़ाओगे, जितना इंक्रीज करोगे, जितना भी, उतना करंट इंक्रीज होगा। लेकिन लिमिटेशंस भी हैं, ये लास्ट में पढ़ लो। किसकी लिमिटेशंस है बेटा? ओम्स लॉ की लिमिटेशंस भी हैं। ओम्स लॉ ऐसे नहीं, ओम्स लॉ की कुछ कमियां भी हैं। यू कांट से कि ओम्स लॉ इज परफेक्ट। ओम्स लॉ की कुछ कमी है। ओम्स लॉ के ड्रॉबैक में पहला ड्रॉबैक है कि अगर टेम्परेचर वेरिएबल है, सबसे बड़ी बात तो आपके सामने है कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही काम करता है। अगर जहां टेम्परेचर वेरिएबल है ये काम करना बंद कर देता है। तो पहला तो ड्रॉबैक आपके नजर के सामने है कि इट डज नॉट वर्क एट वेरिएबल टेम्परेचर, यानी ये वेरिएबल टेम्परेचर पे काम नहीं करता। इट डज नॉट वैलिड एट
व्हाट, वेरिएबल टेम्परेचर। आपने देखा था प्रूफ के दौरान, जहां टेम्परेचर वेरिएबल होना शुरू हुआ था ये काम करना ही बंद कर दिया था। द पॉइंट इज वन। सेकेंड पॉइंट के बारे में जरा ध्यान से देखिएगा। सेकेंड इसका पॉइंट क्या है बेटा? सेकेंड पॉइंट ये है कि इफ वी, देखो ध्यान से, इंटरचेंज द, सुनना, पोलैरिटी ऑफ ends of conductor with same source, then सुनो ध्यान से, with changing direction of current, इट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स मैग्नीट्यूड ऑल्सो चेंजेस। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है समझने लायक है ओम्स लॉ से? क्या बताया गया ओम्स लॉ में कि मान लो बेटा अगर ऐसा हुआ कि आपने, ये आपके पास एक कंडक्टर है, ध्यान से देखना, ये एंड, एक एंड प्लस है और एक एंड माइनस है, बैटरी से जोड़ रखा है आपने, है ना, ये रहा एक एंड प्लस एक एंड माइनस, ठीक है। ऑब्वियसली तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है माइनस से प्लस और करंट जाता है प्लस से माइनस। तो मान लो करंट का फ्लो इधर से चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है, चलो ठीक, गुड, इट्स गुड। अब क्या हुआ, अब मैंने वही कंडक्टर है, सब कुछ वही है, एवरीथिंग इज देयर, बस देखो मैंने अब क्या किया बेटा, आपके सामने पॉइंट है, जो एंड माइनस था उसको प्लस कर दिया, प्लस वाले को माइनस, यानी ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। बैटरी वही है, कुछ नहीं बदला, कंडक्टर वही, सोर्स वही, एवरीथिंग इज सेम, बस एंड बदल दिया। तो जाहिर सी बात है करंट का फ्लो इधर से होगा, लेकिन करंट के डायरेक्शन के बदलने के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बदल जाता है, जबकि ओम्स लॉ तो है नहीं। ओम्स लॉ कहता है जब तक V में बदलाव नहीं आए करंट नहीं बदलना चाहिए। यहां तो V वही रखा था, वही सोर्स, बस आपने पोलैरिटी की जगह बदल दी थी, तो करंट का डायरेक्शन तो बदलेगा, पहले इधर से था इधर से आएगा। लेकिन यहां होता क्या है, करंट के डायरेक्शन के साथ साथ करंट का मैग्नीट्यूड भी बदल जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर तो ओम्स लॉ काम नहीं करेगा। ओम्स लॉ कैसे काम करेगा? ओम तो बोलता है भैया जब तक V नहीं बदले I नहीं बदल सकता, वैल्यू बदल ही नहीं सकती, उसी वोल्टेज पे दूसरा करंट आ गया। ओम्स लॉ यहां भी काम नहीं करता है, तो ये भी ओम्स लॉ की एक कमी है, ध्यान रखना, पेपर में आता है, कभी लिमिटेशंस लिखिए। थर्ड लिमिटेशन ये है, लास्ट लिमिटेशन याद रखना, कि कुछ मटेरियल होते हैं जैसे कंडक्टर के बाद सेमी कंडक्टर, कुछ मटेरियल होते हैं बेटा सेमी कंडक्टर। तो ये भी बताया गया इन सेमी कंडक्टर मटेरियल, व्हाट, सेमी कंडक्टर मटेरियल, कंडक्टर नहीं सेमी कंडक्टर। जैसे आपको बताऊं बहुत सारे, जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब सेमी कंडक्टर मटेरियल से बेटा, सेमी कंडक्टर। तो क्या बताया गया सेमी कंडक्टर मटेरियल के केस में, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, क्या बताया जाता है इस केस में। ये बताया गया कि वी विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट एट सिंगल वोल्टेज, देखो, एंड वाइस वर्सा। मतलब ये भी एक कमी है, ये कंडक्टर तक तो सीमित है, लिमिटेड है, बट ये सेमी कंडक्टर में काम नहीं करता। ये सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि बहुत सारे जैसे इस तरह के मटेरियल में एक करंट पे कई वोल्टेज मिल जाएंगे और एक वोल्टेज पे कई करंट मिलेगा, यानी एक ही वोल्टेज पे यू कैन गेट सो मेनी अमाउंट ऑफ करंट, एक ही वोल्टेज पे। और कभी कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जहां एक ही करंट कई वोल्टेज पे मिलता है, तो ये भी कमी है, ये तो बिल्कुल कमी है। ओम्स लॉ ये है कि जब तक V नहीं बदले तब तक I नहीं बदलना चाहिए। यहां तो V, एक ही V पे कई करंट, एक ही I पे कई वोल्टेज, यहां भी ओम्स लॉ काम नहीं करता है। तो ये सब जो आपने देखा, ये तीनों टॉपिक में, दैट वाज ऑल अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। देखो ध्यान से देखो, पहला लिमिटेशन क्या है, बोर्ड पे लिखा है कि टेम्परेचर वेरिएबल होगा तो ये काम नहीं करेगा। दूसरा क्या है, अगर हम पोलैरिटी की जगह बदल देंगे, प्लस इधर है माइनस इधर है, प्लस इधर कर देंगे माइनस इधर कर देंगे, तो करंट की डायरेक्शन के साथ साथ
ध्यान रखना मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा। तीसरा, सेमीकंडक्टर में भी ये काम नहीं करता है। सेमीकंडक्टर में कभी कभी एक ही करंट पे कई वोल्टेज मिल जाते हैं और कभी एक ही वोल्टेज पे कई करंट मिल जाते हैं, तो ये सब ड्रॉबैक है बेटा, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट अब देखना, अब आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, लास्ट एग्जांपल है कि दो वायर है, एक वायर एल्युमिनियम का है, एक वायर कॉपर का है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, जो एल्युमिनियम वायर का वही कॉपर वायर का, दोनों की रेजिस्टिविटी गिवन है एल्युमिनियम की और कॉपर की, इतना ओम मीटर इतना ओम मीटर, दोनों की रिलेटिव डेंसिटी एल्युमिनियम की और कॉपर की गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं होती। पूछा है बताइए कौन वायर हेवी है, कॉपर या एल्युमिनियम। मास हेवी और हल्का भारी कौन बताएगा, मास घुमा के समझा जाए तो मास कंपेयर करने बोला है। सबसे पहले बताओ रेजिस्टेंस सेम है ना, रेजिस्टेंस को खोल दो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, एल एल सेम है, पहले एल एल कट गया तो क्या आ गया, यहां से रो एल्युमिनियम एरिया एल्युमिनियम, रो कॉपर एरिया कॉपर। अब एक काम करो, एरिया को एक साइड शिफ्ट कर दो, तो एरिया ऑफ एल्युमिनियम अपॉन एरिया ऑफ कॉपर इज इक्वल टू रो ऑफ एल्युमिनियम अपॉन रो ऑफ कॉपर, और रो ऑफ एल्युमिनियम क्या है 2.16 इतना, रो ऑफ कॉपर इतना। जब रेशियो निकालोगे दोनों के रो का तो पावर कट के एरिया का रेशियो आ गया। अभी हमने एरिया का रेशियो निकाला है दिए हुए कंडीशन से, हमें मास तक पहुंचना है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मास इज इक्वल टू सभी जानते हो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एवरीबॉडी नोज, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं देखो यहां एरिया इनटू लेंथ। तो मास, अब इस फॉर्मूले से अब मास का रेशियो निकालो, किसका, एल्युमिनियम और कॉपर का। तो मास को किस में लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी जब रेशियो निकालेंगे तो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी दोनों का, वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ में लिखोगे तो एरिया इनटू लेंथ ऊपर एल्युमिनियम का, एरिया इनटू कॉपर, एरिया इनटू लेंथ कॉपर का। क्या क्या मैंने मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में खोला और वॉल्यूम को किसमें खोल दिया, एरिया इनटू लेंथ में। अब बताओ, तो ऊपर मास ऑफ एल्युमिनियम, डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम, एरिया ऑफ एल्युमिनियम, लेंथ ऑफ एल्युमिनियम, अपॉन मास ऑफ कॉपर, इसी पे खोलो डेंसिटी ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर, राइट। लेंथ फिर कट गया, सेम था, मास ऑफ एल्युमिनियम अपॉन मास ऑफ कॉपर, डेंसिटी दोनों की गिवन है, देखो रख दो, एरिया का रेशियो अभी निकाला आपने, इसको इक्वेट करके दिए हुए कंडीशन से उसकी भी वैल्यू रख दो। तो मास ऑफ एल्युमिनियम अपॉन मास ऑफ कॉपर जब सॉल्व करोगे तो ऊपर 4 पॉइंट समथिंग, नीचे 8 पॉइंट समथिंग, अप्रॉक्सिमेटली 0.46 या कुछ आ जाएगा। पर जो भी आएगा बेटा, ये रेशियो जो भी आएगा वो 1 से कम आएगा, 1 से कम ही तो है, और 1 से अगर कम कोई चीज की रेशियो की वैल्यू आ रही है तो ऑब्वियसली ऊपर वाली चीज छोटी है, नीचे वाली चीज बड़ी है। तो रेशियो 1 से कम आया, यानी एल्युमिनियम का मास कॉपर से कम हो गया, इसका मतलब कॉपर इज मोर हेवी, हल्का और भारी बताना था, जो मास से ही कंपेयर हो सकता है। कैसे किया, फिर से देखो, लेंथ सेम, रेजिस्टेंस सेम, रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस को खोलो फॉर्मूले में, रो एल बाई ए, एरिया का रेशियो आ जाएगा, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ, फिर मास को कंपेयर कर दो, रेशियो ये कट जाएगा, डेंसिटी का रेशियो दे रखा है, एरिया का रेशियो यहां से आ चुका है, अपने आप पता चलेगा कि ये रेशियो दोनों का 1 से कम, यानी कि कॉपर ज्यादा एल्युमिनियम कम, कॉपर हेवी एल्युमिनियम लाइट। तो बच्चे आज की क्लास में रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, लिमिटेशंस, क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए। अगली क्लास में बिल्कुल नए टॉपिक के साथ में आऊंगा, तो जितना मैंने पढ़ाया है पढ़ो, नहीं समझ में आए मैं इससे दोबारा पूछो, और जूम पे तो क्लासेस हो ही रही हैं, उसको भी अटेंड करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।